कुछ छोटे सोच के लोग जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते हैं, तब वो लोग सहारा लेते हैं एक भयंकर तंत्र विद्या की, जिसे हम काला जादू या ब्लैक मैजिक के नाम से जानते हैं। हाय, दिस इज श्रेया चैटर्जी एंड वेलकम टू आवर शो वेल ऑफ हॉरर्स। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है श्रीमोई बैनर्जी ने। श्रीमोई मेरी दोस्त है और हमारे वेल ऑफ हॉरर्स का एक डेली लिसनर है। श्रीमोई ने ये इंसिडेंट वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली के लिए कलेक्ट किया है। ये इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप अपना कुछ रियल इंसिडेंट वेल ऑफ हॉरर्स में भेजना चाहते हैं तो कैसे भेज सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं wellofhorrors@gmail.com पे, या तो आप वेल ऑफ हॉरर्स के फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में भी हमें इंसिडेंट लिख के भेज सकते हैं। ये सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। हम वेट करेंगे आपके साथ घटी कुछ रियल इंसिडेंट सबके साथ शेयर करने के लिए। तो चलते हैं आज के इंसिडेंट पे। ये इंसिडेंट श्रीमोई की एक दोस्त रीमा के साथ हुई थी। एक्चुअली रीमा उनका निकनेम है, वो अपना गुड नेम यहाँ पे नहीं लेना चाहती है क्योंकि इससे उनके फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम ये पूरे स्टोरी रीमा के नाम से ही सुनेंगे। तो रीमा ने जिस तरीके से श्रीमोई को ये स्टोरी सुनाई थी, श्रीमोई ने उसी तरीके से मुझे सुनाई। तो मेरा कोशिश रहेगा फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप लोगों को ये इंसिडेंट सुनाऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले अपने अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर लीजिए और रेडी हो जाइए डर के इस राइड के लिए। मेरे साथ इंसिडेंट तब शुरू हुआ जब मैं और मेरे हस्बैंड हमारे 1 साल शादी के बाद फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचते हैं। एक दिन रात को मुझे सपना आता है कि मैं कुछ कच्चा मटन खा रही हूँ, जबकि मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरे लिए ऐसा सपना बहुत भयंकर था। मैं चौंक के नींद से उठती हूँ, तब रात के 3 बजे थे और ये शुरुआत था। दूसरे दिन मैं सपने में देखती हूँ कि मैं कुछ फ्रूट्स खा रही हूँ और उसके अंदर बहुत सारे लिविंग फिश है। मेरे हाथ से वो फ्रूट बाउल गिर जाता है और सारे फिश इधर उधर बिखर जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरीके का सपना क्यों आ रहा है। दिन ब दिन ऐसे सपने बढ़ते रह रहे थे और मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बाद मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिखना शुरू होता है और सही में वो सारे चीज़ें बस मुझे ही दिखते थे। मेरे हस्बैंड जब सामने रहते थे उनको नहीं दिखते थे। इनिशियली तो मुझे वही लगा कि मुझे हैलुसिनेशन हो रहा है और मैंने बहुत सारे काउंसलिंग भी किया, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे समझ में आ गया कि मुझे हैलुसिनेशन नहीं, मेरे साथ कुछ और हो रहा है। मैं किसी को बिना बताए मेरे ऑफिस रिपॉन स्ट्रीट उसके पीछे एक ओझा से मिलती हूँ। वैसे मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन इतना हेल्पलेस सिचुएशन था, मुझे लगा किसी से मुझे कंसल्ट करना चाहिए। शायद मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका जवाब मेडिकल साइंस में ना हो, और सही में वहाँ पे जाके जवाब मुझे मिलता है। वो ओझा जिनके पास मैं गई थी वो कुछ सामान मंगाते हैं मुझसे और होम करते हैं। होम ख़त्म होने के बाद मुझे उनसे पता चलता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था मेरे शादी के वक्त, और वो भी मेरे किसी नेबर ने किया था। उन्होंने बताया ये जो भी काम है वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए करते हैं। उनका कुछ करने से किसी का भला हो तभी वो काम करते हैं।
किसी का बुरा हो ऐसा कुछ भी काम वो नहीं करते हैं। तो मेरे ऊपर जो ब्लैक मैजिक हुआ था वो टाल सकते थे, लेकिन जिन्होंने मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया था वो बोलते हैं कि उनका कर्मा उनको रिटर्न देगा। आपको या मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बताते हैं, बेटी अब कल आओ और आके एक ताबीज़ लेके जाओ मुझसे। मैं नेक्स्ट डे उनके पास पहुंच जाती हूँ और वो ताबीज़ पहले से बना के रखे थे मुझे दिए। ताबीज़ देते वक्त वो मुझे कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान रखने के लिए बोले थे, जैसे जिस घर में मृत्यु है या जिस जगह पे मृत्यु का साया है, ऐसे जगह पे मुझे ये ताबीज़ पहन के नहीं जाना है। मान लीजिए किसी घर में डेथ हुआ है, किसी का श्राद्ध है, वहाँ पे मुझे ये ताबीज़ पहन के नहीं जाना है। और हॉस्पिटल, वहाँ पे भी मुझे ये ताबीज़ पहन के नहीं जाना है, क्योंकि ऐसे कुछ जगह पे अगर मैं ताबीज़ पहन के जाती हूँ तो ये ताबीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा, और जो मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। ताबीज़ मुझे बाबा ने बोले थे नेक्स्ट डे सुबह नहाने के बाद पहनने के लिए। मैं पहन लेती हूँ और ऑफिस चली जाती हूँ। रात को घर आने के बाद सब कुछ ठीक था। ना ही मुझे कुछ अजीब चीज़ें दिख रहे थे, ना ही कुछ अजीब चीज़ें सुनाई दे रहे थे। मैं काफ़ी खुश हो गई थी कि सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, लेकिन इतना जल्दी मेरा प्रॉब्लम ख़त्म होने वाली नहीं थी। मेरे हस्बैंड का उस टाइम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और मेरा हस्बैंड उस दिन नाइट शिफ्ट में थे, तो वो साइड वाले उनके ड्राइंग रूम में बैठ के काम कर रहे थे और मैं सो गई थी। रात को करीबन 1:30 के आसपास मेरा नींद खुलता है एक अजीब सा साउंड से, जैसे कोई नाखून से दीवार में खरोच रहा है, और आँख खुलते ही मेरा आँख जाता है हमारे घर के स्लाइडिंग विंडो पे, और वहाँ पे मुझे जो दिखता है उसके बाद मेरी रूह कांप गई थी। मुझे दिखता है एक अजीब दिखने वाला औरत, शायद उसको इंसान नहीं बोला जा सकता है, जिसके हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं। वो नाखून से ग्लास को खरोच रही है और अंदर आने की कोशिश करती है। ये देखते ही मैं जोर से चीख उठती हूँ और मेरे हस्बैंड आ जाते हैं। जैसे ही मेरे हस्बैंड आते हैं सब कुछ शांत था, वहां पे कुछ नहीं था। वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है, तुम सो जाओ, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप मेरे पास बैठ के काम कीजिए, तो वो अपना लैपटॉप लेके आ जाते हैं बेड पे और बेड पे ही काम करना शुरू करते हैं। मैं कब सो गई थी मुझे याद भी नहीं है। नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के बाद लंच ब्रेक में मैं फिर से उनके पास जाती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि ताबीज़ पहनने के बाद भी मुझे ऐसा सपना क्यों आया। तो बाबा ने मुस्कुरा के बोला, आज के बाद नहीं आएगा, क्योंकि जो आत्मा तुम्हें परेशान कर रही थी ब्लैक मैजिक के थ्रू, जिस आत्मा को तुम्हारे साथ छोड़ा गया था तुम्हारे जिंदगी को तबाह करने के लिए, कल उस आत्मा की आखिरी कोशिश था तुम तक पहुंचने के लिए। मेरे ताबीज़ की वजह से वो तुम तक पहुंच नहीं पाई है और आगे भी कभी पहुंच नहीं पाएगी। तुम अपना ध्यान रखो, अपने घर गृहस्थी संभालो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और सही में ये सब कुछ मैं कैसे भूल गई मुझे पता ही नहीं चला। ये इंसिडेंट के एक 3-4 मंथ्स के बाद मैं कंसीव करती हूँ और उसके 1 साल बाद मुझे एक प्यारी सी बेटी होता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम फिर से शुरू होता है जब मेरी बेटी की उम्र 3 साल थी। एक पेड़ था हमारे घर के पास। उस पेड़ के नीचे से जब भी मैं अपने बच्ची को लेके जाती थी, बच्ची भयंकर डर जाती थी और रोना शुरू करती थी, चिल्लाती थी
और उसको हाई फीवर आता था। करीबन 3-4 दिन लग जाता था वो फीवर कम होने में। मुझे या मेरे हस्बैंड को फिर से समझ में नहीं आ रहा था हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है। ऐसे ही सिचुएशन में मैं फिर से रिपॉन स्ट्रीट में उस बाबा के पास जाती हूँ और उनको अपने बच्ची को दिखा के सारे प्रॉब्लम बताती हूँ। पहले के जैसे बाबा मुझे बोलते हैं ये सब सामग्री है बेटी, ये लेके आओ। और वो मैं लेके जाने के बाद फिर से होम करने के बाद बाबा मुझे बताते हैं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बच्ची छोटी है, तुम्हारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसी का साइड इफ़ेक्ट है, सोच सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कल आओ, मैं फिर से एक ताबीज़ बना के दूंगी, बच्ची को पहना दो, बच्ची को कुछ नहीं होगा। मैं नेक्स्ट डे जाके ताबीज़ ले लेती हूँ और बेटी को पहना देती हूँ। उसके बाद से 6-7 महीने सब कुछ ठीक था। एक दिन नैनी ने बच्ची को नीचे खेलने के लिए लेके गए थे। एक छोटा सा पप्पी के साथ बच्ची खेल रही थी और खेलते हुए उसको कुछ खरोच आ जाता है। तो नैनी बहुत डर गई थी, उसको कुछ भी नहीं पता था और हम दोनों वर्किंग थे, जिस वजह से बच्ची पूरा डे नैनी के पास ही रहती थी। उसने बिना कुछ सोचे बच्ची को लेके हॉस्पिटल चली गई और हमें भी कॉल कर दिया। वैसे डॉक्टर चेक करके बोले कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बस एक खरोच है, फिर भी मैं बच्चे को एक इंजेक्शन दे देती हूँ। उसके 1 हफ्ते बाद जब मैं अपना मायका जा रही थी बच्ची को लेके, फिर से उस पेड़ के नीचे से जाने के बाद बच्ची चिल्लाना शुरू किया और बच्ची को फीवर आया। हमें समझ में नहीं आ रहा था फिर से उसके साथ ऐसा क्यों स्टार्ट हुआ, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद समझ में आया कि जिस दिन बच्ची को नैनी हॉस्पिटल लेके गई थी, नैनी को नहीं पता था कि ये ताबीज़ निकालना है और वो बिना ताबीज़ निकाल के ही बच्ची को लेके चली गई थी, जिसकी वजह से उसका असर खत्म हो गया था। तो मैं फिर से बाबा के पास जाती हूँ, वो मुझे फिर से एक ताबीज़ बना के दे दिए थे और उसके बाद से अभी तक मेरी बच्ची को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सही सलामत है। तो ये था आज का हमारा रीमा की स्टोरी, रीमा के इंसिडेंट जो श्रीमोई ने हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू श्रीमोई, थैंक्स अ लॉट। तुमने इतना सोच के वेल ऑफ हॉरर्स के लिए जो स्टोरी कलेक्ट किए हो, इसके लिए पूरा वेल ऑफ हॉरर्स फैमिली तुम्हें मन से थैंक यू बोलना चाहती है। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमें इंसिडेंट लिख के भेजिए। अगर आपके साथ कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ है और अगर आप इंटरेस्टेड है सुपर नेचुरल या हॉरर इंसिडेंट सुनने में, तो आप किसी से स्टोरी या इंसिडेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि किसी और चैनल में उसको ना सुनाया गया हो, क्योंकि जितना आप हमें इंसिडेंट लिख के भेजेंगे उतना ही अच्छे इंसिडेंट हम आपको सुना पाएंगे। तो आप सब कमेंट करके बताइए कैसा लगा रीमा का इंसिडेंट। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, वेल ऑफ हॉरर्स अभी स्पॉटिफाई में भी अवेलेबल है, तो आप लोग स्पॉटिफाई में जाइए और वेल ऑफ हॉरर्स को फॉलो करना मत भूलिए।